Hello friends, today we are here with our 19th lecture of Human Physiology Part 1. होपफुली पिछले 18 वीडियोस आपने बहुत अच्छे से वॉच किए होंगे और यदि आपने इनको बहुत अच्छे से वॉच किया है तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ carbohydrates, proteins, fats and nucleic acids. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने इन सब के डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और न्यूक्लिक एसिड को हमने अलग अलग डाइजेस्ट किया है. हमने इनके अलग अलग वीडियोस देखे हैं. आज की वीडियो में हम इनके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखने वाले हैं, क्योंकि डाइजेशन जब हमारे पास हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सिंपल मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के फॉर्म में आ चुके हैं, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के फॉर्म में हैं और फैट्स हमारे पास आ चुके हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स के फॉर्म में. न्यूक्लिक एसिड आ चुके हैं नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोज शुगर के फॉर्म में. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्स फूड का आ चुका है. नाउ हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. आपको पता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट में कंप्लीट होती है. ठीक है, तो हम पहले जो हमारे पास इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं. तो यहाँ पे सपोज ये है हमारे पास इंटेस्टाइन. ठीक है, मैं थोड़ा सा और मैं इरेज कर देती हूँ, तो मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है. चलिए, ये हमारे पास है इंटेस्टाइन की ल्यूमेन. हम देखते हैं, ये आ गई आपके पास इंटेस्टाइन की ल्यूमेन. हमें पता है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, वहां हमारे पास क्या है, 4 लेयर्स प्रेजेंट है. तो सपोज दिस इज द लेयर ऑफ सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर. ये है आपके पास सिरोसा की लेयर. ठीक है, सिरोसा के बाद आपके पास है मस्कुलैरिस की लेयर. तो ये मस्कुलैरिस है. देन आपके पास है सब म्यूकोसा. ठीक है, ये मस्कुलैरिस और ये है आपके पास सब म्यूकोसा और जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज म्यूकोसा. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. ये हमने बहुत बार कई सारे वीडियोस में इनके बारे में हमने स्टडी किया है. ठीक है, अब हमें पता है जो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा कैसी है, फोल्डेड है. ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है, तो म्यूकोसा को हम इस तरह से प्रोजेक्टेड बनाते हैं. ये हम हमारे पास म्यूकोसा जो कि प्रोजेक्टेड है. क्लियर? बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, डायग्रामेटिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. तो ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है म्यूकोसा की वॉल पे. ठीक है, अब हमें पता है म्यूकोसा की जो ये प्रोजेक्शंस, दीज आर द विलाइज. इन विलाइज की वॉल पे इस तरह से हमारे पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है. जो सेल्स हैं इसकी वो इस तरह से हैं, जिनको आप कहते हो माइक्रोविलाई. ठीक है, तो ये माइक्रोविलाइज है हमारे पास, ये माइक्रोविलाइज. ठीक है, मैं एक और सेल पे बना देती हूँ. ये आ गई माइक्रोविलाइज. ठीक है, अब किस तरह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर होती है ये हमें यहाँ देखना है. क्लियर? ये म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है फोल्डेड और ये आपके पास सब म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है. इस सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है. ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है. बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज एकदम फाइन, एज थिन एज द स्ट्रैंड ऑफ हेयर. हमारे बाल से भी पतली, या बाल जितनी पतली हमारी कैपिलरीज होती है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, तो बहुत पतली कैपिलरीज म्यूकोसा की लेयर में प्रेजेंट है. अब हमें यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास किस फॉर्म में आ चुके हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में है, फ्रक्टोज के फॉर्म में है और गैलेक्टोज के फॉर्म में है. ठीक है, प्रोटीन्स जो है ये फाइनली डाइजेस्ट हो गए हमारे पास एमिनो एसिड्स के फॉर्म में. फैट्स या लिपिड्स जो थे ये हमारे पास फाइनली डाइजेस्ट हो चुके हैं किस फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में. सेकंड वन इज ग्लिसरॉल and the third one is
मोनोग्लिसराइड फैट, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रही हूं, इट इज मोनोग्लिसराइड फैट। और लास्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास किस फॉर्म में डाइजेस्ट हो चुके हैं? नाइट्रोजनस बेसेस के फॉर्म में। फॉस्फेट ग्रुप यहां से अलग हो चुका है। और तीसरा है हमारे पास राइबोज शुगर्स, तो शुगर्स के फॉर्म में ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, ये माइक्रोबिलाइज, ठीक है, तुरंत इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, बट इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आए हैं, हमारी सेल्स उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है। 100% एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हमारी सेल्स चाहती है, और उस 100% एब्जॉर्प्शन के लिए जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? एक्टिव मूवमेंट। इट मींस देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि यदि सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता तो 50-50 वाली कंडीशन आती, 50% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते, और जब दोनों साइड कंडीशन सेम हो जाती, ठीक है, तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती और मूवमेंट हमारे पास बंद हो जाता। लेकिन हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाने हैं, इट मींस एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एनर्जी देकर हम सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करवाते हैं, इसलिए यहां पर एक्टिव डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। सेम जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसको आप सेल चैप्टर जो हमारा है उसके वीडियोस में आप देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। गैलेक्टोज का पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, और पैसिव एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन ना। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, इजीली पैसिवली सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और जब सेल के इधर और इधर जब दोनों की साइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाना होता है, और उस टाइम पर एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी सेल्स किसके फॉर्म में देती हैं? एटीपी के फॉर्म में, और सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सेम जो प्रोटीन से एमिनो एसिड्स आए हैं, इनका भी एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और एक्टिवली ये सब माइक्रोविलाइज की सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और यहां से एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि ये स्मॉलर पार्टिकल्स है, ब्लड में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, और ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इनका जरूरत है, जहां इनको जाना है, वहां इसको हमारा ब्लड लेकर चला जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन भी या न्यूक्लिक एसिड्स का एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ये तीनों ही एब्जॉर्प्शन हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिवली। थोड़ा सा हमारे पास यदि डिफिकल्ट है तो वो है फैट्स का एब्जॉर्प्शन। फैट्स का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के जो एंड प्रोडक्ट्स है, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइज में बहुत छोटे हैं और इजीली डिफ्यूज होकर एक्टिवली इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और इजीली हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, और कैपिलरीज उनको लेकर अपने रेस्पेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचा देती है। लेकिन फैट्स का डाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और फैट्स का डाइजेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। हम अब देखने वाले हैं हाउ द फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है यहाँ पे, तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन हमें देखना है। तो मैं थोड़ा सा इस इंटेस्टाइन को एनलार्ज करती हूँ, इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है, और फैट्स का ही एब्जॉर्प्शन हमें देखना है, तो सिर्फ सिंपली हम फैट्स को यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास एक म्यूकोसा का विलाय। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये है हमारे पास म्यूकोसल विलाय। ठीक है, ये म्यूकोसा की विलाय, और वॉल पे प्रेजेंट है आपके पास वही माइक्रोविलायज। ये है हमारे पास माइक्रोविलायज। फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्पेशली साइज में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से मोनोग्लिसराइड्स फिर भी काफी हद तक
एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल्स हैं, ठीक है, ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखना है। बेसिकली फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है हमारे पास ये एक बड़ा, ये है आपके पास फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, इसलिए ये यहाँ की इन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल्स के अंदर जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और उस एंडोसाइटोसिस में होता क्या है, सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो माइक्रोविलाई की सेल थी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोजेक्टेड होकर इस तरह से इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं और ये इस मॉलिक्यूल को अंदर लेती है, ठीक है। जो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स का साइज होता है, पोर्स का साइज ऑलमोस्ट 7 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है। जो पोर्स इस मेम्ब्रेन के हैं, और ये पोर का साइज बहुत छोटा है, इस फैट मॉलिक्यूल का साइज इस पोर साइज से बड़ा है, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल को अंदर लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली है, इट मींस ये सिलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स की इसको रिक्वायरमेंट है और कौन से की नहीं है। इस फैट मॉलिक्यूल की इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या इस सेल को रिक्वायरमेंट है, तो इसको अंदर लेना जरूरी है। और हमारी जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहाँ पर मॉडिफाई होती है और इस मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये फैट मॉलिक्यूल, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। इस फैटी एसिड की मॉलिक्यूल के बाहर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स है, ये बाइल सॉल्ट ने फैट को पहले इमल्सिफाई किया था, तो यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन है, क्लियर। अब ये मॉलिक्यूल आ गया अंदर, ये अंदर है फैटी एसिड और बाहर है सॉल्ट्स का बना हुआ एक लेयर। अब इस सेल के पास अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, आपने सेल का स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा है, तो यहाँ सेल के पास है अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इस सेल के बाहर वाले कवर को, जो कि सॉल्ट्स का बना हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक प्रोटीन के बने हुए कवर में, ठीक है। किसका कवर था पहले? सॉल्ट का कवर था। अब हमारे पास ये फैटी एसिड और बाहर जो कवर आ गया है, दैट इज ऑफ प्रोटीन। कर लेती हूं मैं, ये प्रोटीन के कवर में किसने कन्वर्ट कर दिया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फैट का मॉलिक्यूल जो होता है, इट इज हाइड्रोफोबिक, है ना, वाटर रिपेलेंट होता है। तो इसका जो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, सॉल्ट जो था, इस सॉल्ट को गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने रिप्लेस कर दिया है, किससे? प्रोटीन मॉलिक्यूल से। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, फैट जिसके बाहर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसील, ठीक है। जस्ट अ मिनट, प्रोटीन वाला माइसील नहीं है, प्रोटीन वाला जो है, सॉल्ट वाला जो होगा, ये जो आपके पास बाहर की साइड सॉल्ट प्रेजेंट है, ये है हमारे पास माइसील। क्या है ये? फैटी एसिड प्लस सॉल्ट्स। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज माइसील। इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह से बना सकते हैं? फैटी एसिड और ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। ये जो हेड है, इट इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सॉल्ट्स है बाहर की साइड, ठीक है। और जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इस सॉल्ट लेयर को हटा के उसको प्रोटीनेशियस कर दिया है, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, इट इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन, ठीक है। फैटी एसिड के बाहर सॉल्ट था तो बना था माइसील, इसको जब प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया गया तो बन गया ये काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन्स मींस ये क्या है? काइलोमाइक्रोन। यहाँ पे प्रोटीन है बाहर की साइड, ये प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन। ये काइलोमाइक्रोन क्या होगा? यहां से एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से डिफ्यूज होकर कहां आ जाएगा? सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन में।
ठीक है, क्योंकि साइज इसका बड़ा है, ब्लड कैपिलरीज में ये नहीं जा सकता क्योंकि साइज बड़ा है और कैपिलरीज बहुत पतली वेसल्स होती है हमारी। तो यहां पर ये किस में आ जाएगा, सब म्यूकोसा की मेम्ब्रेन में। इस सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक वेसल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, सिरोसा वगैरह की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हटा दिए। ये हमारे पास सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। इस सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन से ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये जो फैट का मॉलिक्यूल था जिसके बाहर प्रोटीन है, ये आता है इस सब म्यूकोसा में प्रेजेंट लिम्फेटिक वेसल में। ये क्या है आपके पास, लिम्फ वेसल। ठीक है, ये सब म्यूकोसा की मेम्ब्रेन थी, सब म्यूकोसा से लिम्फ वेसल में आता है और यहाँ पे बाहर है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ठीक है, अंदर की साइड भी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड वेसल्स है। तो ये है ब्लड वेसल्स। यहां से ये मॉलिक्यूल फाइनली किस में जाता है, जाना तो इसको ब्लड में ही है लेकिन लिम्फ वेसल से होता हुआ। तो लिम्फ वेसल से होता हुआ कहां चला जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लियर है, ये जो लिम्फ वेसल है इसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज लैक्टील। लैक्टील किस लिए, क्योंकि ये जो काइलोमाइक्रॉन्स इसके अंदर जा रहे हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये फैट का मॉलिक्यूल मिल्की दिखाई देता है हमें ना, मिल्क जैसा हमें दिखाई देता है। तो लैक्टा वर्ड इज यूज्ड फॉर मिल्क, इसलिए इस वेसल को, जो लिम्फेटिक वेसल है, इसको हम नाम देते हैं लैक्टील। ठीक है, तो ये कहां पे प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा की मेम्ब्रेन में है ये लैक्टील। और सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन में ये काइलोमाइक्रॉन्स यहां से लैक्टील में आते हैं म्यूकोसा से, और कहां चले जाते हैं, यहां से फाइनली इनको जाना है ब्लड के अंदर। और ब्लड में जाने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कंप्लीट होता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस द यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए हैं, इन एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए यूज करती है। फिर हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में फीकस के फॉर्म में स्टोर रहता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से फीकल मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट में होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंचते हैं, लिवर के पास या जो और भी ऑर्गन्स हैं वहां पहुंचते हैं। वहां पे इनका जो भी यूज है वो सारे ऑर्गन्स इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को एब्जॉर्प्शन का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार वॉच करेंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार वीडियोस में होती है जो एक बार देखने पर हमें समझ में नहीं आती है। तो इसको आप कंटिन्यूअसली वॉच करिए, पिछले वीडियोस को रिलेट करिए इसके साथ और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होपफुली हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन की सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो में हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।